हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पर आप जितनी भी नॉलेज ले लो उतनी कम है, यानी जितना समझ लो उतना अच्छा है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप देख सको, पढ़ सको, आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े गेम में एंटर करने वाले हो जिसमें आपके कई सारे साल जाने वाले हैं। तो ऐसे में जितनी आप स्टडी करें उतना अच्छा है। देखो, दो पहलू हैं किसी भी चीज़ के। एक तो जितनी आप स्टडी करें, जितना आप चीज़ों को देखें समझें, उतना आपके लिए अच्छा है। सेकंड ये भी है कि आपको ऐसा भी नहीं होना है कि बिल्कुल बुकिश होकर के आप बैठ जाएं, यानी जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप देख रहे हैं आप समझें कि बस इतना ही है। यानी एक को कहावत आती है ना पुरानी, कुएं के मेंढक वाली, वैसा नहीं बनना है। क्योंकि जितना बुक में लिखा है वो लॉ है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है उसको भी समझना है। यही रीज़न है कि मैं अपने चैनल पर लीगल वीडियोज़ के साथ साथ ऐसे वीडियोस समय समय पर लेके आता रहता हूं कि कोर्ट में प्रैक्टिकली कैसे होता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारी कमेंट्स नेगेटिव आती हैं, लेकिन हमें फ़ायदा ये मिलता है कि लोगों को सही बात एटलीस्ट पता चलती है। उनकी जो मेंटल स्थिति होती है वो ऐसी हो जाती है कि वो फ्यूचर में कभी किसी से बात करते हैं तो उनको पता रहता है कि हाँ, ये चीज़ होनी है। तो उससे वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। दिन प्रतिदिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि झूठे मुकदमों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, फॉल्स केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और जब कोई चीज़, कोई बुराई समाज में फैल रही होती है, उस बुराई के खिलाफ आपको नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उस बुराई का सामना कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही कम मामले आज के समय पे ऐसे हैं जो वास्तव में आज के समय प्रताड़ना के होते हैं, जहाँ वास्तव में लड़कियां प्रताड़ित होते हैं पर बहुत कम होते हैं। लेकिन मैक्सिमम तो वही है कि आपके ऊपर फॉल्स केस दर्ज होते हैं, जिनकी कई सारी वजहें होती हैं। पहली वजह यह होती है कि पति पत्नी की बन नहीं रही, जो सबसे सिंपल वजह है। और सेकंड वजह यह होती है कि पत्नी का कहीं पर अफेयर हो गया जिस दिन पकड़ में आता है, और हस्बैंड विरोध करता है, और उसके पूरे परिवार पे 498 का मामला दर्ज हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है, शादी हो गई और कुछ समय के बाद ये समझ में आता है कि भाई जो पत्नी है उसको कोई मेडिकल इशू है, पहले उन लोगों ने बताया नहीं, और जब इस मुद्दे को उठाया तो पूरे परिवार पे केस कर दिया। तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जहां पर ये सारे केसेज आपके ऊपर होते हैं। अब बात आ गई कि जब ये केसेज आपके ऊपर आते हैं तो आप एकदम मेंटली टूट जाते हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, परेशान हो जाते हो। और मैंने देखा कि बहुत पैसा आप लोग का इस सब में लग जाता है और आप अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। देखिए, पैसा आप लगा रहे हैं, समय आप लगा रहे हैं, मैटर ये करता है कि कहाँ लगा रहे हैं और जिस चीज़ में आप लगा रहे हैं उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। अब देखिए, मेन चीज़ है कि आपने अपने डिफेंस में यानी एफआईआर को डील करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। जहां भी करे, लिटिगेशन में करे, अनऑफिशियल करे, जैसे भी करे, कर दिए कि हम सेफ हो जाएं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी एफआईआर की कुछ धाराएं हट गई, कुछ नाम हट गए, थोड़ी सी लाइट हो गई आपकी एफआईआर। अब इसके बाद देखते हैं कि आप क्या करते हैं। अपना मेंटेनेंस का केस बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एफिडेविट ड्राफ्ट करते हैं। डीवी के केस में भी ऐसे ही 2 साल 3 साल हो गए इसमें से। बट आफ्टर सम टाइम आपको पता चला कि आपके ऊपर मेंटेनेंस भी बन गया, और तब आप फिर इस बात को लेकर के बैठ जाते हो कि साहब ये तो केस झूठा था, फिर भी क्या मुझे पैसे देने होंगे? बिल्कुल देने होंगे अगर ऑर्डर हो गया तो। अब मैं यही कहता हूं कि यही चीज अगर आप पहले से समझ के चलते पहले दिन से कि भाई आगे जाके मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इन चीजों से बच सकूं। लेकिन आपने क्या किया, आप 2 3 साल तक अपने केसेज को ही डिफेंस करते चले गए, और जब पैसा बंधा तो पता चला जी एरियर देना है मुझे तो पिछले 2.5 से 3 साल का, जिसकी अमाउंट जो है 4 लाख रुपए बन रही है। अब क्या करोगे? कौन सा स्टे लोगे? स्टे भी मिलेगा तो पार्शियली मिलेगा, ये तो है नहीं कि भाई बिल्कुल आपको पैसा देना ही नहीं है, ये तो नहीं हो सकता आज के समय पे। यानी पैसा भी देना पड़ गया, केसेज अभी भी चल ही रहे हैं, तो क्या फायदा हो गया? तो इसलिए पहले से आपको समझ के चलना है सही चीज को। सही चीज ये है कि अगर आप इन केसेस को फाइट करने बैठोगे तो झूठे केस हैं या सच्चे केस हैं, कल को आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाएगा और पैसे आपको देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही आपको सोच के चलना है कि हम ऐसा क्या करें कि हम इन चीज़ों से बाहर आ सकें, हम इन चीज़ों को निपटा सकें। लड़के जीत नहीं पाओगे, वुमेन सेंट्रिक लॉ है पूरे तरीके से। आज आप देख लो, मामला चाहे कैसा भी है, इंटरी मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। और बाद में भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फाइनल जजमेंट पे भी आपके ऊपर पैसा लग ही जाता है। तो फिर ऐसे मामलों में, अभी मेरे पास एक मामला है जहां पे लड़की खुद एडमिट कर रही है वो लड़के के साथ दूसरी शादी करी है और पहली शादी से उसने डाइवोर्स नहीं लिया। यानी ओपन कोर्ट में और रिटर्न में अपने क्रॉस में ये एडमिट कर रही है कि उसने क्राइम कंडक्ट किया है, उसके बाद भी लड़का 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इंट्री मेंटेनेंस दे रहा है। इतना बुरा हाल है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जहां पे आप सोचिए लड़की का खुद का एडमिशन है, उसके बाद भी लड़का जो है पैसे दे रहा है, तो फिर ऐसे में क्या हो सकता है? कोर्ट का कहना है फाइनल जजमेंट पे देखेंगे, फिलहाल तो तुम इंट्रीम दिए जाओ। और ट्रायल को लड़की जितना चाहे उतना खींच देती है। लड़की वाले करते क्या है, एक बार पैसा बच गया इंट्रीम, उसके बाद लिंगर ऑन लिंगर ऑन लिंगर ऑन करते रहते हैं केसेस को, और लड़का मेंटेनेंस दिया जाता है इंट्रीम। तो कहने का मतलब है कि चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हैं।
आज आप इस तरह से इनसे बाहर नहीं आ सकते। आपके ऊपर जब केसेस होते हैं ना, डीवी 125 498 है, उस समय पे आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भाई अब ये लोग तो उतर गए, बिल्कुल डाउन कर लिया इन्होंने लेवल अपना, और ये किसी भी हद तक जा रहे हैं पैसे के लिए कि कुछ पैसा मिल जाए। तो फिर आपको भी अपना लेवल ज़्यादा अप रखने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके जैसा बन के ही उससे लड़ा जाता है। टिट फॉर टैट करना पड़ता है। अगर उन्होंने आपके ऊपर केसेस किए, आपके पास जितने अधिकार हैं उन अधिकारों में जाके आप भी उनके ऊपर केसेस करो, देखो कैसे निपटते हैं मामले। बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें सब पता है, हजारों वीडियो में ऐसा बताया जा चुका है, हजारों बुक्स आप पढ़ चुके हैं जहां पर आपको पता है आपके पास परजरी में क्या क्या लीगल राइट हैं, आपके पास और क्या क्या लीगल राइट्स हैं, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं करता। और उल्टा डरते हैं कि अगर हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो कुछ और ना कर दें, यही सोचते रहते हैं आप लोग और कुछ भी नहीं करते। और जब आप कुछ अपनी तरफ से एक्शन ही नहीं लेंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई व्यक्ति घर पे आके आपको जस्टिस देगा, ले भाई जस्टिस, या हम तेरे को इस केस से फ्री कर देते हैं? आपके जो भी ट्रायल में 8 से 10 साल लगने वो लगेंगे, जो पैसा खराब होना होगा, जो मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए दोगे वो दोगे। सब कहने की बातें हैं। स्टार्टिंग में आदमी फूफा करता है कि भाई मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं तो जेल चला जाऊंगा। जब सर पे पड़ती है और एक्चुअल जेल जाने की बात आती है, सारे पैसे निकल जाते हैं बाहर। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं कड़वे बोल बोलता हूं, लेकिन सत्य बोल बोलता हूं जो होता है। मैं देखता हूं कोर्ट के अंदर, जिस दिन कोर्ट कहता है कि अभी भेज रहे हैं जेल, और तुरंत के तुरंत सारे पैसे आ जाते हैं वहां पे। तो ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी इम्प्रैक्टिकल बातें बिल्कुल ना करो। एक्शन लो ना यार, एक्शन लोगे तो आपको कुछ जस्टिस मिलेगा। एक्शन नहीं लोगे, बातें करते रहोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो नौबत ही मत आने दो कि आपके ऊपर मेंटेनेंस बने। मेंटेनेंस लगने से पहले पहले तिया पांचा कर दो, बात खत्म कर दो, सब सेटलमेंट हो जाते हैं। क्या नहीं होता? अपनी आई पे आदमी हर कुछ करता है। मैं ये भी नहीं कहता कि भाई आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लोगे, अपनी तरफ से उन पर कोई केस करोगे तो 2 मिनट में सब कुछ सही हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा 1-1.5 साल। जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कॉग्निजेंस होंगे, उनको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, उन पर प्रेशर मेंटेन होगा, तब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो किसी भी चीज़ को हम ऐसे नहीं लेके चलना कि हाँ एकदम से इम्प्रैक्टिकल वे में हम सोचें। प्रैक्टिकल वे में सोचिए। देखिए मेंटेनेंस का जो केस होता है ना, उसमें मेंटेनेंस बनने में आपका 1-1.5 साल लग जाता है, एंट्री मेंटेनेंस। उतने 1-1.5 साल में आपके केस भी अगर उनके सामने आ गए तो फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कहें कि चलो इसको निपटाते हैं। नहीं निपटाते तो लड़ो, फिर कोई बात नहीं, हम ट्रायल लड़ेंगे, तुम भी ट्रायल लड़ो, देखते हैं। आपका रुख, आपका एटीट्यूड ये तय करता है कि चीजें किस दिशा में जाएंगी और वो कितना जल्दी डाउन होंगे। आपको किसी भी तरह से झूठा मुकदमा करने वाले लोगों से डरने की आवश्यकता है ही नहीं है। जितनी धमकी देना, आप वापसी कर दो सारी की सारी। बोलो ठीक है, ऐसा करोगे ना, आप करो, चलो जो तुमसे बनता है तुम कर लो, जो हमसे बनता है हम कर लेते हैं और देख लेते हैं। कोर्ट और लॉ तो सभी के लिए है ना, कोर्ट के दरवाजे तो सभी के लिए खुले हैं, हाथ आपके भी खुले हैं, हाथ मेरे भी खुले हैं। आपसे जो हुआ आपने किया, अभी मेरे से जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, और जो भी कोर्ट डिसीजन देगा वो सरमाथे। आपको अपने आप को बैकफुट पे कभी नहीं आने देना है, बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलता हूं आपसे फिर नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।